नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। सीएम हाउस के बाहर धरना देने पर दिग्विजय सहित 2 दर्जन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कानून नहीं तोड़ा है। मुख्यमंत्री से समय लिया था, मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। उन्होंने आगे कहा कि कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज ने मिलने की मांग को लेकर दिग्विजय सिंह ने धरना दिया था। हालांकि उन्हें 23 जनवरी का समय सीएम शिवराज ने मिलने का दे दिया है। प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोई प्रदर्शन का हमारी योजना नहीं थी। हम तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, उनसे मिलने जाना चाहते थे। बैरिकेड किसने लगाया? हमने लगाया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया, रोक लिया, वहीं हम लोग बैठ गए। हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। जो कल का कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, जिसमें धरना प्रदर्शन जो है सीएम हाउस के नज़दीक था, उसमें जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी इसमें शामिल थे, जिनकी पहचान की जा सकी है, उनका नामजद इसमें दर्ज है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, जिसमें मुख्यतः जो चक्का जाम और जो रोड ब्लॉक हुआ है, रोका गया है, साथ ही 144 के आदेश का उल्लंघन है, ये धाराओं का इसमें प्रयोग हुआ है। वर्तमान में पुलिस विवेचना कर रही है और आगे इसमें कार्रवाई चल। 21 जनवरी का सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में याद जरूर किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ सीएम से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर दिग्विजय का धरना, तो दूसरी तरफ शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात, और इन सब के बाद सियासी वार पलटवार। इतना ही नहीं, अब दिग्विजय ने तो दरार की राजनीति करने वालों को यह भी बता दिया है कि कमलनाथ से उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी है। कमलनाथ शिवराज मुलाकात पर सियासत, दिग्गी के धरने का पता नहीं होने पर बहस, बीजेपी भले दे रही ताना, ये रिश्ता है बहुत पुराना। 21 जनवरी को एक तरफ दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर धरना दे रहे थे, तो ठीक उसी वक्त कमलनाथ और शिवराज की स्टेट हैंगर में मुलाकात हो गई। कमलनाथ ने इसे इत्तेफाक बताया और दिग्गी के धरने से खुद को अनजान। सियासत इसे ऐसा तूल देने में जुट गई कि दिग्गी को कमलनाथ से अपने रिश्ते के बारे में बताना पड़ा। लोग भूल जाते हैं कि कमलनाथ जी और मेरे संबंध 50 साल से ज्यादा के हैं, 40 साल से ज्यादा के हैं, और कई जो आलोचक मंत्रीगण वे पैदा नहीं हुए होंगे जब से हमारे कमलनाथ जी के संबंध है। दरअसल 40 साल पुराने रिश्ते को फिर से बताने के पीछे वजह यही है कि बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता दोनों दिग्गजों को दरार की बात को तूल देते दिखे हैं, और तो और समन्वय की कमी को भी खूब प्रचारित किया जा रहा है। ये बात तो सुनिश्चित हो गई, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कल जाकर अपरोक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जी का मखौल उड़ाया और जिस प्रकार से उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस घटना पर अब ताजा अपडेट ये भी है कि धरना देने के मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं 23 जनवरी को दिग्विजय और शिवराज की मुलाकात भी होने वाली है, और इन सब के बीच कांग्रेस की कथित रार को सियासी तूल भी दिया जा रहा है। हालांकि इन सब का जवाब दिग्गी ने अपने बयान से दे दिया है। 40 साल से दोनों दिग्गजों के बीच बॉन्डिंग है, तो क्या इसलिए अपनेपन में दिग्गी ने कमलनाथ को धरने के बारे में नहीं बताया, और अपनेपन में कमलनाथ ने भी इसे बहुत जरूरी नहीं माना? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात कुछ और खबरों की। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पुलिस के आला अधिकारियों को हिदायत दी है। हरदा में नए सिविल लाइन थाने का लोकार्पण करते समय उन्होंने कहा, अगर किसी भी थाना क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और अवैध शराब की बिक्री की शिकायत आती है
और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित बीट प्रभारी और थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है। नर्मदा को हमने जीवित इकाई माना है। कहीं भी कोई भी मशीन नहीं चलना चाहिए नर्मदा के अंदर, पानी में से रेत नहीं निकलना चाहिए। उसकी 14 दुकानें हैं, लेकिन वो गांव-गांव एजेंट भेजता है और वहां वो दारू बढ़ती है, करती है, वो सिस्टम होता है। वो बंद कराइए बिल्कुल सख्ती से। और जिस थाने के क्षेत्र में हो, थाना प्रभारी या जो बीट प्रभारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जिम्मेदारी फिक्स करो। जैसे करते ना, ये सीट इसकी है, ये सीट इसकी है। इसी प्रकार जिसकी बीट है उसमें अपराध हो रहा है, अवैध दारू हो रही है, अवैध गांजा, ये है, जो भी काम हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और अब बात राजधानी भोपाल को मिलने वाली सौगात की। भोपाल के सुभाष नगर में आरओबी बनकर तैयार हो गया है, जिसका 23 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से बने आरओबी की लंबाई 700 मीटर है। साथ ही प्रभात चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी सीएम करेंगे। इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज थीम पार्क का भूमि पूजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आरओबी के बनने से करीब 5 लाख की आबादी को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस सुभाष नगर के फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करेंगे, उसको लोकार्पित करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस देश के अग्रणी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का भी हम लोकार्पण करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसी स्थान पर एक उनकी संपूर्ण जीवनी को दर्शाते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से लेकर और आज़ाद हिंद फौज के निर्माण तक उन्होंने क्या कुछ इस समाज के लिए किया, इसका पूरी झांकियों के माध्यम से वर्णन होगा। इस थीम पार्क का भी माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। चलिए अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे। खबर इंदौर से है, जहां मंत्री तुलसी सिलावट का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। सांवेर में कुछ युवाओं के साथ मंत्री तुलसी सिलावट क्रिकेट खेलते नजर आए। पिच पर हाथ आजमाते मंत्री तुलसी सिलावट कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा और उसके बाद खुद को नहीं रोक पाए, हाथ में बल्ला लिया, पिच पर जा खड़े हुए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी और फीडबैक लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने छतरपुर जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन की तारीफ की और कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। वहीं छतरपुर की तारीफ करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी का आभार जताया और छतरपुर जिला प्रशासन की टीम को बधाई भी दी है। क्षेत्र खजुराहो के आकांक्षी जिले छतरपुर में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए वहां के प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए पूर्ण अभियान, जिसके अंतर्गत गर्भवती माताओं का जो पंजीयन होता है, जो पंजीयन 37% से बढ़कर के एक तिमाही में 97% हो गया, जिसके कारण से पूरे जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर नगण्य हो गई। इसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने छतरपुर जिले की जो प्रशंसा की, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
बहुत संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब रुख करेंगे यूपी की तरफ, जहां बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से प्रचार अभियान की शुरुआत की। वो कैराना में उन परिवारों से भी मिले जो 2017 से पहले यहां से पलायन कर गए थे और अब फिर से कैराना में आकर बस गए हैं। कैराना से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करके बीजेपी ने एक संदेश देने की भी कोशिश की है। जाहिर है इस बार पश्चिमी यूपी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते यहां बीजेपी को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने भी यहां बीजेपी के लिए इस जाट लैंड में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इधर बीजेपी ने कोरोना के चलते प्रचार पर लगी पाबंदियों को देखते हुए 403 एलईडी से लैस चुनावी रथ रवाना किए हैं। इस एलईडी रथ से वीडियो फिल्मों के जरिए बीजेपी का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। खुद को यूपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा बताने वाली प्रियंका गांधी एक दिन बाद ही अपने बयान से पलट गईं। शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया था कि क्या यूपी में वो सीएम पद का चेहरा हैं, तब जवाब में उन्होंने कहा था आपको कोई और चेहरा दिखता है क्या। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकती कि मैं सीएम का चेहरा हूं। उन्होंने कहा मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। हालांकि अपने इस यू टर्न से वो बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं और उनके इस यू टर्न के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश की रहने वाली शुभदा भोसले गायकवाड़ ने खेल जगत की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज की खेल अधिकारी शुभदा देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई हैं और इस वक्त ओमान में चल रही लीजेंड लीग क्रिकेट में वो अंपायरिंग कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए इस टूर्नामेंट में 4 महिलाएं अंपायरिंग कर रही हैं, जिसमें एमपी की शुभदा भी शामिल हैं। उनके साथ में दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और हांगकांग की महिला अंपायर हैं। इन सब में शुभदा सबसे युवा महिला अंपायर हैं। प्रतियोगिता में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इंडिया महाराजा, एशिया लायन और वर्ल्ड जॉइंट, जिसमें भारत के वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। तो बेटी के इस अचीवमेंट पर इस वक्त हम बात करेंगे। उनके पिता अजीत भोसले साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। धन्यवाद जी। बेटियों ने खेल के मैदान में हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। अब क्रिकेट कमेंट्री भी बहुत शानदार तरीके से करती हैं और आपकी बेटी ने यकीनन वो अचीवमेंट भी हासिल किया और सबसे कम उम्र में हासिल किया। क्या कुछ एक पिता के तौर पर आपका रिएक्शन? वो बचपन से ही वो बहुत पैशनेट थी, बहुत ज्यादा उसका दीवान जुनून था उसके अंदर, ग्राउंड से बाहर नहीं आना चाहती थी जी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक काम केवल अंपायर का ही होता है जो पूरे टाइम ग्राउंड के अंदर रहे।
जी। नहीं तो एक खिलाड़ी को तो एक ही इनिंग मिलती है, वो उतना टाइम अंदर रह सकता है। एक अंपायर ही होता है जो पूरे मैच के दौरान अंदर रहे। जी। तो उसकी ये आज इच्छा अच्छी तरह से पूरी होगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है आज उसको। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। हाँ बिल्कुल, एक पिता के तौर पर आपके लिए गर्व करने की बात है। साथ ही चूंकि वो मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए सभी मध्य प्रदेश वासियों को भी उन पर गर्व है। कुछ उनके स्ट्रगल की हम कहानी सुनना चाहेंगे। क्या बचपन से इस खेल की तरफ उनका रुझान था, या बीच में किसी से इंस्पायर हुई, इस खेल को चुना? और अंपायरिंग के अलावा खेल में भी कहाँ तक आगे खेली हैं वो? जिन्हें मेरा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्समैन है, पूरा परिवार ही खिलाड़ी रहा है। मेरा छोटा भाई रणजी ट्रॉफी खेला है एमपी से जी। मैं खुद एमपी से अंडर-19 अंडर-15 खेला हूँ जी। तो उसको ये पूरे परिवार में मतलब स्पोर्ट्स का ही माहौल है। एजुकेशन भी लगभग पूरे परिवार की स्पोर्ट्स एजुकेशन है जी। तो वो उसको बचपन से ही मतलब वो ग्राउंड हमारे साथ जाती रही, वो खेलने लगी। अंडर-15 अंडर-19 वो खेली। इसी दौरान उसको अंपायरिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इस एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उसके एग्जाम आयोजित किए जी। उसमें मतलब हिस्सा लिया। बहुत कम उम्र में ही, शायद 18 साल में ही उसने ये मतलब ये इसमें एग्जाम दिया था और वो क्लियर कर गई थी। चलिए, बिल्कुल, जब उन्होंने आँख ही खोली थी तो पिता भी क्रिकेटर, चाचा भी क्रिकेटर, और घर में तो गेंद और बल्ला उसको हमेशा बचपन में खेलने को मिला होगा। अजीत साहब, कहाँ तक इस सफ़र को एक पिता के तौर पर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि बेटी ने बहुत कम उम्र में अभी से इतिहास रचना शुरू कर दिया है? जी जी जी, नहीं मैं तो चाहता हूँ कि वो, और ये तो अभी इसकी शुरुआत है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जरूर है, ये पहला है जी। लेकिन हमारी ये इच्छा है कि वो महिलाओं के जो टेस्ट मैच, वनडे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो बोर्ड के मैचेस होते हैं बीसीसीआई के और आईसीसी के जी, उनमें वो हमें अंपायरिंग करती हुई दिखे, ये चाहते हैं हम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कामना भी आपकी बेटी ज़रूर पूरा करे। बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए। अजीत भोंसले हमारे साथ बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शुभदा भोंसले गायकवाड़ उनकी बेटी हैं, जिन्होंने खेल जगत की दुनिया में इतिहास रचा है। सबसे कम उम्र की युवा महिला अंपायर वो बन गई हैं। इस वक्त ओमान में चल रहे लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में वो अंपायरिंग भी कर रही हैं। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।